जय हिंद। तो अगर आप सबको भी हर किताब को करना है द एंड, तो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि हम यहाँ हर किताब को करा देता हूँ द एंड। ठीक है। हम लोग अभी किताब जो ख़त्म कर रहे हैं वो है खान सर का पॉकेट जीके। और आज इस वीडियो में इस बुक से हम लोग करने वाले हैं जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और यूनानी रोमन लेखक। इसे हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। यही बुक है, इसे हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग अगर कोई और भी बुक कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आगम, बी उपांग, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और डी है छेदेशु। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। यह प्राचीन समय में प्राकृत भाषा में लिखा गया जैन धर्म के शास्त्रों में सिद्धांत, धार्मिक नियम और नीति धर्म शिक्षा का समावेश है। प्रश्न 2 है, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 8, डी 15। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी 12 हो जाएगा। जैन आगमों में कुल 12 अंग हैं, जिन्हें जैन धर्म का प्रमुख साहित्य माना जाता है। ये अंग जैन धर्म की मूल शिक्षाओं और सिद्धांतों का संकलन है। प्रश्न 3 है, जैन साहित्य में उपांग कितने हैं? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 8 और डी 6। 3 का सही आंसर ऑप्शन बी 12 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है। जैन साहित्य में 12 उपांग शामिल हैं। उपांग अंगों की व्याख्या और विवरण प्रदान करते हैं ताकि जैन धर्म की शिक्षाओं को आसानी से समझा जा सके। प्रश्न 4 है, जैन साहित्य में प्रकीर्णन कितने हैं? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 12 और डी है 15। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 10 हो जाएगा। जैन साहित्य में 10 प्रकीर्णन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में विभिन्न धार्मिक कथाएं, जीवन नीति और आचार संबंधी विवरण होते हैं। प्रश्न 5 है, जैन साहित्य में छेदेशु कितने हैं? ऑप्शन है 5, बी 6, सी 8 और डी है 10। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 6। जैन साहित्य में 6 छेदेशु ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः धार्मिक अनुशासन और नियमों के विस्तार से विवरण देते हैं। प्रश्न 6 है, जैन साहित्य में 12 अंगों के संकलन में कौन सा धर्म विभाजन हुआ? ऑप्शन ए द्रविड़ और आर्य, बी दिगंबरा और श्वेतांबर, सी महावीर और पार्श्वनाथ और डी है साधु और श्रावक। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म का द्विसंप्रदाय विभाजन यानी दिगंबर और श्वेतांबर 12 अंगों में संकलन से हुआ। प्रश्न 7 है, जैन साहित्य प्राचीन समय में किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी है फारसी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत। जैन आगमों और अन्य ग्रंथों को प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत सरल भाषा थी जिससे आम जनता भी इसे समझ सकती थी। प्रश्न 8 है, जैन साहित्य के 12 अंगों में प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए राजनीति और शासन, बी धर्म नीति और सिद्धांत, सी ज्योतिष और खगोल, डी है गणित और व्याकरण। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी धर्म नीति और सिद्धांत। जैन साहित्य के अंग मुख्यतः धर्म, नैतिक शिक्षा, नियम और सिद्धांत को समझने के लिए है। प्रश्न 9 है, जैन साहित्य में सबसे कम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अंग, बी उपांग, सी प्रकीर्णन और डी है छेदेशु। 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैन साहित्य में छेदेशु सबसे कम ग्रंथ है।
कुल 6 देशों जो अनुशासन और नियमों पर आधारित है। अब अगला टॉपिक है आपका लौकिक साहित्य, ठीक है। प्रश्न 1 है, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी है अर्थशास्त्र, सी अष्टाध्यायी, डी है गार्गी संहिता। सही आंसर ऑप्शन बी अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसे कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा। यह मौर्यकालीन शासन और राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और प्रकरण में विभक्त है? ऑप्शन ए 10 अधिकरण व 150 प्रकरण, बी है 12 अधिकरण व 200 प्रकरण, सी है 15 अधिकरण व 180 प्रकरण, डी है 20 अधिकरण व 160 प्रकरण। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 अधिकरण व 180 प्रकरण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। प्रत्येक अधिकरण में राजनीति, शासन और प्रशासन के विभिन्न पक्षों का विवरण है। प्रश्न 3 है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजतरंगिणी, सी गार्गी संहिता और डी है अष्टाध्यायी। 3 का सही आंसर ऑप्शन बी राजतरंगिणी। कश्मीरी कवि कलहन द्वारा उचित राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया। इसमें 8 सर्ग यानी तरंग है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का पहला प्रयास है। प्रश्न 4 है, गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए व्याकरण ग्रंथ, बी इतिहास या ज्योतिष ग्रंथ, सी राजनीतिक ग्रंथ और डी है धर्मशास्त्र। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी इतिहास या फिर ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता एक ज्योतिष या ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें भारत का पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 5 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी कलहन, सी पाणिनि और डी है गार्गी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोले तो पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 6 है, अष्टाध्यायी में पहली बार कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए लिपि, बी शास्त्र, सी धर्म, डी सत्ता। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ए लिपि। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। प्रश्न 7 है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने किस भाषा में सिंध का इतिहास लिखा? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अरबी और डी है फारसी। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी अरबी। अरब लोग 13वीं शताब्दी के आरंभ में सिंध का इतिहास अरबी भाषा में लिखते हैं। प्रश्न 8 है, अरबी में लिखे गए सिंध का इतिहास किस पुस्तक के फारसी अनुवाद में है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी बचनासा, सी अर्थशास्त्र, डी है गार्गी संहिता। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बचनासा। सिंध का अरबी में लिखा इतिहास फारसी में बचनासा नामक पुस्तक में अनुदित है। प्रश्न 9 है, राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10 और डी 12। 9 का सही आंसर ऑप्शन बी 8। राजतरंगिणी में कुल 8 सर्ग यानी तरंग हैं, जिनमें कश्मीर के शासकों और ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। अब टॉपिक अगला है विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानेंगे। पहला है, भारतीय स्रोतों से सिकंदर के आक्रमण यानी 325 ईसा पूर्व की जानकारी नहीं मिलने के कारण हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? ऑप्शन ए भारतीय शिलालेख, बी यूनानी स्रोत, सी चीनी यात्रियों के विवरण
डी है अरबी यात्रियों के विवरण। तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानी स्रोत। भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए हमें यूनानी लेखकों और उनके स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूनानी लेख जैसे स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन आदि ने सिकंदर के भारत आगमन और समकालीन राजाओं के विवरण को लिखा। ये स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें उस समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक हालात का ज्ञान मिलता है। प्रश्न 2 है, सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का उल्लेख किन यूनानी लेखकों ने किया है? ऑप्शन ए हेरोडोटस और टेसियस, बी है स्ट्रैबो और जस्टिन, सी मेगास्थनीज और डायनोसियस, डी है प्लिनी और टॉलमी। तो दो का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रैबो और जस्टिन। सिकंदर के समय का भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का उल्लेख यूनानी लेखकों स्ट्रैबो और जस्टिन ने किया है। एरियन और प्लेटोर्क ने उसे एंड्रोकोटस कहा। फिलार्कस ने उसे सेंड्रोकोटस कहा। यह हमें उस समय के राजनीतिक परिदृश्य और सिकंदर के भारतीय अभियान के संदर्भ में विश्वसनीय जानकारी देता है। प्रश्न 3 है, निम्न में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है और उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक हिस्टोरीज लिखी? ऑप्शन ए टेसियस, बी हेरोडोटस, सी मेगास्थनीज और डी है प्लिनी। 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्ट्रीज नामक पुस्तक लिखी, जिसने उन्होंने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया। उनकी पुस्तक प्राचीन घटनाओं और सांस्कृतिक विवरणों का महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि इसमें कभी-कभी कथात्मक और अफवाहों पर आधारित विवरण भी पाए जाते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन और अधिक प्रामाणिक लेखक माने जाते हैं? ऑप्शन ए निर्याकस, अनिस्क्रिटस, आस्ट्रोवुल्स, अरिस्टोबुल्स, बी है टिसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, सी प्लिनी, स्ट्रैबो, डायनोसियस, डी है टॉलमी, प्लूटार्क और फिलार्कस। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए नियार्कस, अनिस्क्रिटस और अरिस्टोबुल्स। निरियाकस, अनिस्ट्रिकस और अरिस्टोबुल्स सिकंदर के समकालीन लेखक थे और इनका विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। ये लेखक सीधे उस समय के घटनाओं के प्रत्यक्ष या निकट स्रोतों से जुड़े थे। इनके लेखन से हमें सिकंदर के अभियान, भारतीय राजाओं और उस समय के समाज व संस्कृति के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। प्रश्न 5 है, टोल्मी ने दूसरी शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी जिनमें भारत के भूगोल और व्यापारिक बंदरगाहों का वर्णन है? ऑप्शन ए हिस्ट्री, बी इंडिका, सी भारत का भूगोल और डी है नेचुरल हिस्ट्री का। 5 का सही आंसर ऑप्शन सी भारत का भूगोल। टोल्मी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में ज्योग्राफिया यानी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत के भौगोलिक स्वरूप, नदी नालों और नगरों का वर्णन किया गया। भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण भी है। टोल्मी ने इसके अतिरिक्त पीपल्स ऑफ द एर्थियन सी नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें समुद्री व्यापार और मार्गों का उल्लेख है। इनका किताब मेगास्थनी द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 6 है, अशोक के दरबार में मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत कौन थे? ऑप्शन ए डायनोसियस, बी डाइमेकस, सी मेगास्थनीज और डी है टॉलमी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोनेसियस। डायोनेसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे। उनका आगमन राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ था। डायमेकस सीरियाई राजा एंटिओकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। प्रश्न 7 है, बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजा एंटिओकस का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए डायोनोसियस, बी डायमेकस, सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है टॉलमी। सही आंसर ऑप्शन बी
डायमेकस। डायमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका उद्देश्य राजनयिक संबंध स्थापित करना और दोनों राजाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना था। इसी तरह डायनोसियस मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फियस के राजदूत थे और अशोक के दरबार में आए थे। प्रश्न 8 है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा और उसकी पुस्तक इंडिका प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए डायोनिसियस और ऑप्शन बी है डाइमेकस, सी मेगास्थनीज और डी है टॉलमी। सही आंसर ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर और राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तृत विवरण लिखा जो उनकी पुस्तक इंडिका में मिलता है। इस पुस्तक से मौर्यकालीन समाज, शासन व्यवस्था, राजनीति और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। प्रश्न 9 है, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरी यानी कि कितना ईसा की प्रथम सदी में यानी कि ईसा की प्रथम सदी में किस विषय का वर्णन है। भारत का भूगोल, मौर्यकालीन समाज और संस्कृति, भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों और खनिज, डी है सिकंदर के अभियान। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियां और खनिज। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की सदी पहली लैटिन भाषा में है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार का वर्णन किया गया है। भारत की वनस्पतियों, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भी मिलता है। यह पुस्तक प्राचीन भौगोलिक, व्यापारिक और प्राकृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है? इसी तरह से हम लोग रोज टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर लेंगे, तो बुक का हो जाएगा द एंड। और अगर आपको कोई और बुक भी कंप्लीट करवाना हो, तो कमेंट में बुक का नाम ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।